नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौ, हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सदानंद सर जी। आज यह आप लोगों को स्वर संधि के 8 भेद के बारे में बताएंगे। आप लोगों को उदाहरण सहित बताएंगे और जो भी दर्शक देख रहे हैं, एक ही वीडियो में आप स्वर संधि के सभी भेदों को जान सकेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी रहेगी, इसलिए आप लोग आराम से इत्मीनान से देखिएगा। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। अब आपके सामने जो है सदानंद सर जी पढ़ाएंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। नमस्कार मित्रों, व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है संधि। संधि कक्षा 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8 से ही पढ़ने के लिए मिल जाती है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। आज हम माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से संधि पढ़ेंगे और एकदम सिस्टमैटिक सिस्टम से कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है। इसलिए हम संधि पढ़ेंगे। संधि कहते किसे हैं और उसके कितने भेद हैं, उनके नियमों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, वह समस्त चीज हम आज जो है संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए, संधि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, और मेल कैसा? दो वर्णों का मेल। अब दो वर्णों का मेल ऐसा नहीं दो वर्णों की मेल से संधि होती है। दो वर्णों की मेल शब्द का निर्माण करते हैं। तो आखिर दो वर्णों का कैसा मेल? तो दो वर्णों का विकार जन्य मेल, अर्थात दो वर्ण जब आपस में मिल करके परिवर्तन करते हैं, अपने स्वरूप में परिवर्तन ला देते हैं, वह संधि कहलाते हैं। जैसे प्रति धन एक, यहां पे दो वर्ड मिल रहे हैं। एक वर्ड मिल रहा है आगे छोटी ई प्लस ए बराबर य, ई का य। अब हुआ क्या यहां पे? इसका रूप बन जाएगा प्रत्येक। ये जो य है, यह ई का परिवर्तित रूप है। तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है तो वह स्वर संधि कहलाती है। यहाँ पे दो वर्ड मिले हैं, दोनों वर्ड क्या थे? स्वर थे, अतः यहाँ पे स्वर संधि है। संधि के प्रकार, संधि होती कितने प्रकार की है? संधि 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि कहते हैं। स्वर संधि को हम क्या कहते हैं? अच संधि। और व्यंजन संधि को हम कहते हैं हल संधि। कारण कि अच क्यों कहते हैं? तो माहेश्वर सूत्र में अ, ई, ऊढ़, ऋ, एवं, अवच, जो 4 सूत्र हैं वह अच से रिलेटेड हैं, उसमें समस्त स्वर आ जाते हैं। अब बाकी जो व्यंजन संधि में हैवर्ट से स्टार्ट होकर के हैवर्ट, लड़, इमं, गणनम, झबरी, घटधस, जब घटधस, खप, छशत, चटता, कप, सर, हल तक के समस्त व्यंजन वर्ण व्यंजन संधि में आते हैं। इसलिए स्वर संधि को अच संधि और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। चलिए आज हम स्वर संधि के कुछ भेदों का वर्णन करेंगे। उससे पहले विसर्ग के बारे में जान जाते हैं कि स्वर संधि में दो स्वर आपस में मिलते हैं। स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। लेकिन व्यंजन संधि में ऐसा नहीं है। व्यंजन संधि में स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं अथवा व्यंजन स्वर से मिलकर के जो विकार पैदा करते हैं वो व्यंजन संधि कहलाती है। और स्वर अथवा व्यंजन का मेल जब विसर्ग से होता है तो वहां पे विसर्ग संधि होती है। अब हम देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्यतया 5 भेद हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यम संधि, वृद्धि संधि और अयाट संधि। लेकिन इसके अतिरिक्त पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि को भी हम समझेंगे। यहाँ पे द्विवचनात्मक रूपों में स्वर के अंतर्गत प्रतिभाव संधि को रखा जाता है। उसे हम अभी इत्मीनान से दूसरे किसी टॉपिक के अंतर्गत इस पीरियड में हम समझ जाएंगे। आज हम देखते हैं स्वर संधि के विभिन्न भेदों में से एक एक का क्रमवार अध्ययन। देखते हैं दीर्घ संधि। सूत्र है अका सवर्ण दीर्घ। ये जो सूत्र है अका सवर्ण दीर्घ, यही उसकी परिभाषा है। अब हमें कहने की जरूरत नहीं कि अ, ई, उ, ऋ के समान वर्ण आने पर दीर्घ हो जाते हैं। वह सूत्र अपने आप में ही पूर्ण हो जाती है, पूरी परिभाषा का काम करता है। अब क्या है? अब प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या होते हैं?
उसके लिए हमें महत्व सूत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। महर्षि पाणिनि जो व्याकरणकार थे, व्याकरण ग्रंथकार थे महर्षि पाणिनि, उन्होंने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी लिखा। अष्टाध्यायी में व्याकरण के नियमों को क्रमबद्ध करने के लिए उन्होंने 14 सूत्रों का उल्लेख किया और कहा जाता है कि ये 14 सूत्र भगवान शिव जी के डमरू से निकले हैं, इसलिए इसका नाम माहेश्वर सूत्र है। इनकी संख्या 14 है। यह निम्न है। नंबर 1 अयूर, ऋलिक, इऊंग, अय अवच, हैवरट, लड़, इमं गणनम, झवई, घड़धस, जब गड़दस, खप छठत, चटतव, कपय, सससर, हल। तो आज इन 14 सूत्रों के माध्यम से हम जो है संधि का अध्ययन भी करेंगे। तो जो अपना दीर्घ संधि का पहला शब्द है अक। अक मतलब अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं? अयूर और ऋलिक तक के वर्ड आ जाते हैं। इसमें जितने वर्ड लास्ट में हैं, हर माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ड गणना में नहीं रखा जाता है, सिर्फ उसे प्रत्याहार बनाने के लिए लिखा जाता है। तो हम देखेंगे अ, ई, उ, री, री, 5 वर्ड। अ, ई, उ, री और ली, ये 5 वर्ड। अब का मतलब हो गया 5 वर्ड। सवर्णे मतलब हो गया समान वर्ण। सवर्णे मतलब समान वर्ण। दीर्घ माने बड़े होते हैं। मतलब अ, ई, उ, री के बाद अगर वही समान वर्ण अ, ई, उ, री और ली अगर आए तो इनका स्वरूप क्या होता है? बड़ा हो जाता है। देखिए होता क्या है, चाहे छोटा दो हो चाहे बड़ा हो, इसका रूप बड़ा होता है। बड़ा ई, उ, री, ली। जानकारी के लिए कि जो री है यह हिंदी भाषा का स्वर नहीं है, यह संस्कृत का स्वर था जो अब विलुप्त हो चुका है। अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखते हैं दीर्घ संधि का कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि आखिर होती कैसे, क्या नियम है। जैसे हम देखते हैं देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, अ धन री, सॉरी देव धन आलय, देव धन आलय, अ प्लस आ बराबर आ। यहाँ पे दोनों समान वर्ड हैं। समान वर्ड मतलब कि अ और आ एक ही जाति वर्ड है। एक छोटा और बड़ा, इसका दोनों रूप है, हरस्थ और दीर्घ। दोनों रूपों का मिला के क्या हो जाएगा? दीर्घ रूप। अब यहाँ जैसे बच रहा है होगा देव, आगे देव बचा, वह हलन मतलब आधा व। अब इसका अ और ये आ मिलकर क्या बनाए? आ बनाए, उसमें आ देवालय। ठीक है। पुस्तक धन आलय, एक उदाहरण देखते हैं ऐसे। पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, अ प्लस आ बराबर आ, रूप हो जाएगा पुस्तकालय। पुस्तक प्लस पुस्तक। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए आपको कि जो जब हमें व्यंजन, जब हमें स्वर संधि के अंतर्गत व्यंजन दिखाई देगा और व्यंजन के नीचे हलत नहीं होगा, तब तक उसमें अ माना जाता है। अ एक ऐसा स्वर है जिसकी अपना मात्रा नहीं होती है, लेकिन यह जिस व्यंजन में काम करता है उसके नीचे से हलत हट जाता है। अब हमें ध्यान देना होगा स्वर संधि में, जब तक हमें व्यंजन के नीचे हलत नहीं मिलता है तब तक उस व्यंजन में स्वर माना जाता है। और जब किसी व्यंजन से कोई स्वर अलग हो जाता है तो व्यंजन आधा हो जाता है। देखते हैं, जैसे अगर यही रूप हुआ पुस्तक धन आलय, इसका रूप इस तरह बनेगा कि अगर पुस्तक धन आलय, देखिए यहां पे हो गया अ, पुस्तक में अ है तो अ प्लस आ बराबर आ हो जाएगा पुस्तकालय। ठीक है। अब एक उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण हम ई का देखते हैं। कवि धन इंद्र, कवि
कवि धन इंद्र, ई प्लस ई बराबर बड़ी, कविंद्र, कविंद्र। इसी प्रकार रवि धन इंद्र है, रविंद्र है, हरि धन इंद्र, हरिंद्र है। ठीक, अब एक उदाहरण हम ऊ का देखते हैं। ऊ का मधु धन उत्सव, मधु धन उत्सव, मधु धन उत्सव, ध में ऊ इधर बराबर बड़ा ऊ, समान वर्ड हो गया सवर्णे, सवर्णे मतलब समान वर्ड, अक मतलब ऊ अक का वर्ड है, ई ऊ री री अक के अंतर्गत है, और ऊ के बाद फिर ऊ समान वर्ड आ गया तो बड़ा हो गया दीर्घ संधि के नियम से। अब हुआ रूप क्या, म, यहाँ जो बच्चा पहले उसे ले लेते हैं आधा ध, आधा ध इसलिए कि इसका ऊ तो निकल गया, अब दोनों को क्या बनाया, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ जब जाएगा तो ध में आधा ध, व्यंजन आधा वर्ड था उसमें स्वर अपना मात्रा का रूप ले लेगा, मधुत्सव, बधुधन उत्सव, बधुत्सव। ठीक है, इसी प्रकार एक री का उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण हम री का देखते हैं। मातृधन ऋणम, मातृधन ऋणम, मातृधन ऋणम। ध्यान दीजिए कि हिंदी में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने री को स्थान ही नहीं दिया है, री को हिंदी में स्थान ही नहीं मिला हुआ। अब रही बात कि मातृधन में री के लघु रूप को तो मान्यता नहीं दी गई है, तो इसके बड़ा रूप किसे लिखेंगे, लेकिन जो नियम होता है उसे बता दिया जाता है, क्योंकि री का दीर्घ रूप नहीं माना जाता है। मातृ मतलब री धन री बराबर बड़ी हो जाएगा, माँ आधा तर, इसकी दी निकल गई है, स्वर निकल गया तो व्यंजन आधा हो गया, दोनों री क्या बने, बड़ी, तो अब बड़ी री हाथ पे आ गई, मातृ। चूंकि हम एक ही री बड़ी मेहनत से बोल पाते हैं, मातृ, अब दूसरे की बोलने की जगह ही कहाँ बचती है हम लोगों का, लेकिन फिर भी मातृम इस तरह लिखा जा सकता है, इसका लघु रूप अगर इस तरह होगा तब भी चलेगा, मातृम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, यह रही आपकी स्वर संधि। स्वर संधि के दीर्घ संधि का यह रूप था। ली का कोई उदाहरण ऐसे नहीं है हिंदी के लिए। पहले अ ई उ री री के समान वर्ण आने पर दीर्घ हो जाते हैं, वही दीर्घ संधि। गुण संधि क्या है, गुण का सूत्र है आद गुण, आद गुण कहने का मतलब कि अ के बाद अगर ई उ री री आए तो इसके गुण होते हैं। गुण संधि में ई अगर अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई उ री री आए तो ई के स्थान पे ए, उ के स्थान पे ओ, री के स्थान पर अर और री के स्थान पर अल हो जाते हैं। गुण, गुण संधि में दीर्घ में क्या था, समान था, और इसमें हुआ क्या कि जो पहले अ ई उ री री आ रहे थे उसमें से अ अलग हो गया, अ अपना लघु या दीर्घ रूप लेके, ह्रस्व या दीर्घ रूप लेकर के वह क्या किया, बोला मेरे बाद अगर ई उ री री आते हैं तो उसका ए ओ अर अल हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, देव धन इंद्र, देव धन इंद्र, अ प्लस ई। देखिए व में अ है तो अ प्लस ई बराबर अ या आ के बाद अगर ई आए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो हो गया ए। अब यहां हुआ रूप दे आधा, यहां जो बचा हुआ था दे आधा हुआ देव। अब अ और ई मिलकर क्या बनाए, ए, तो ए गया यहाँ पे, आगे व्यंजन वर्ण था तो व्यंजन में ए क्या किया, अपना स्वर का रूप ले लिया, वे देवेंद्र, देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र।
चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार जो है महाधन ईसा महेश्वर, ठीक है, सूर्यधन ईसा सुरेश्वर, तमाम उदाहरण हैं, बहुत सारे देख सकते हैं एक के लिए। अब ओ का उदाहरण देखते हैं हम कि अ या के बाद जब ऊ आएगा गुण संधि में तो ओ हो जाएगा। जैसे नव धन उदय, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस उ बराबर ओ। तो अब हुआ क्या, न आधा हुआ, यहाँ पे बचा हुआ जो है पहले वो वहां पहुंचा दिया जाए, फिर अ और उ मिलकर क्या बनाए, ओ बनाए। तो ओ यहाँ पे पहुंचा तो आगे व्यंजन वर्ण था, व्यंजन वर्ण आधा वर्ण था, तो उस पे क्या हुआ, इत वर्ण था व्यंजन का, उस पे ओ मात्रा का रूप ले लिया। यहाँ बचा दय, नवोदय। इसी प्रकार सूर्य धन उदय सूर्योदय, भाग्य धन उदय भाग्योदय, पर धन उपकार परोपकार आदि उदाहरण, ठीक है, देख सकते हैं। पर धन उपकार, पर धन उपकार, अ धन उ बराबर ओ, गुण संधि से, यह हो गया नियम से। अब ये बचा यहाँ पे क्या, प आधार, अब इस अ और उ मिलके ओ बनाया तो ओ गया, तो इस पे हो गया हलन हट गया, वो अपनी मात्रा का रूप ले लिया, परोपकार, ठीक है। चलिए कोई और दिक्कत तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो तीसरा उदाहरण देखते हैं, सॉरी बहुत पहले स्टार्टिंग में दीर्घ संधि में बोल दिया था। जैसे अर का, जैसे देव धन ऋषि, देव धन ऋषि, अ धन ऋ बराबर अर, संधि। यहाँ बचा क्या, दे आधा व, इसका अ निकल गया है, इसका अ और इसकी ई री मिलकर क्या बनाए, अ। अब अर यहाँ पे गया तो हो गया, अ चला गया तो हो गया वह पूरा, आधा र है तो आधा र लिख देते हैं। यहाँ बचा सी, लिखते हैं देवर सी रूप। अब हम इसे लिखने में इस तरह भी प्रयोग करते हैं, देवर सी, आधा रो को हम उड़ बना देते हैं, देवर से, क्लियर। दोनों रूप सही है, ये भी सही है एनसीईआरटी की तरह, यह पुस्तकों में छपा हुआ रूप जो होता है उस तरह। चलो आगे चलते हैं। आपका गुण संधि में एक ही उदाहरण अब तक एक आध दो उदाहरण देते हैं, लेकिन जैसे बहुत फेमस है कि अल के लिए उदाहरण, तो तब धन लिकार, लिकार अ प्लस लि बराबर अल, ये हो गया आपका संधि से, संधि के नियम से। अब यहाँ बचा क्या, त आधा व, आधे व में ए वाला अ गया तो हो गया वह पूरा, आधा ल उसके साथ चला गया, आधा ल यह कार, तवल कार, क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे तीसरी संधि यण संधि कि दोनों में अंतर क्या है। तीसरी संधि यण संधि, यण संधि का सूत्र है इको यणच, इक यण अच। देखते हैं तीन उसमें सूत्र, महत्व सूत्र का तीन भाग है, इक यण और अच। यह तीनों प्रत्याहार अपने में कुछ वर्णों को समेटे हुए हैं। जैसे इक मतलब पहले से बात एक यहां से चल रही है, तो ई उ री ली, ई उ री ली के का यण होता है, क्या होता है, यण होता है। य व र ल कब होता है, ई उ री ली का यण होता है, ई उ री ली का यण होता है जब ई उ री ली के बाद अच आए। अच मतलब अ
अच मतलब स्वर, अच मतलब अ ई उ री री ए ऐ ओ औ, अ ई उ री री ए ऐ ओ औ, सारे जितने स्वर हैं अच के अंतर्गत आते हैं। मतलब हम इसे इस तरह समझ सकते हैं, इक का यण होता है अगर अच आवे तो, इक का यण होता है अगर इक के बाद अच आवे तो इक के स्थान पे यण होता है। इक ई उ री री मतलब ई उ री री के जगह पे य व र ल हो जाएंगे। अगर ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर आए, मतलब ई के बाद ई ना आए, ई के बाद ई आएगी तो दीर्घ हो जाएगा, ऊ के बाद ऊ आएगा तो दीर्घ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति ना बने, तो ई आई हो और बाद में कोई दूसरा स्वर आए तो इक के स्थान पे ई के स्थान पे य, ऊ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और री के स्थान पे ल हो जाएंगे। य व र ल हो जाते हैं। ई उ री री का यण, यण प्रत्याहार है। यण मतलब हो गया आपका य व र ल, य व र ल। यण यहां से यहां तक का बना दिया है यण आपका, य से लेकर र तक यण। यण मतलब य व र ल, चार अक्षर, ठीक है। यण संधि दीर्घ हो गए, गुण हो गए, यण हो गया ई उ री ली प्लस स्वर बराबर य व र ल, क्रमशः य व र ल। ई उ री री प्लस स्वर बराबर य व र ल। चलिए अब हम देखते हैं कि किसका रूप किस प्रकार से परिवर्तित होता है। बस वह स्टार्टिंग में ही उदाहरण मिला के दिखाया था, प्रतिघन एक बराबर प्रत्यय, वह जो है आपका यण संधि का उदाहरण था। देखते हैं ई का उदाहरण, प्रति धन आहार, प्रतिधन आहार। अब यहां पे क्या है ई, यहां पे है आपका आ, मतलब ई के बाद असमान स्वर आ गया तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं बोला हूं ध्यान दीजिए कि ई के स्थान पे होगा, आ का रूप परिवर्तित नहीं होगा। इससे पहले दीर्घ में दोनों रूप लघु दीर्घ या दीर्घ दीर्घ जो भी था मिलकर एक ही होता था, और गुण संधि में अ या आ के बाद ई उ री री आने पे ए ओ अल हो जाते थे, वहां पे भी पूरा रूप परिवर्तित हो जाता दोनों तरफ का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ई का रूप ही परिवर्तित होगा यह। अब यहाँ बचा क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले सिर्फ छूना नहीं जाएगा अक्षर को, हमें दो वर्णों को ही मिलाना है। इधर का त का ई निकल गई, जब व्यंजन से ई निकल गई है तो त व्यंजन हो गया आधा, आधा तो इस तरह लिख सकते हैं हम। और इस ई का जो तब ई थी, इस ई का हो गया य, इस ई का हो गया यह भी कितना आधा, यह वर्ण आधे आधे होते हैं, मतलब इस वर्ण के साथ जाते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें स्वर नहीं मिला होता है, क्योंकि पीछे वाला स्वर इस पे काम करेगा। अब यहाँ पे जो आ बचा है इसका रूप परिवर्तित है, आ इसमें आएगा, जब आधा व्यंजन के बाद स्वर जुड़ेगा तो स्वर अपनी मात्रा का रूप ले लेगा, प्रत्याहार हो गया, प्रत्याहार। ठीक इसी प्रकार प्रति धन एक, ई धन ए बराबर ई का य। अब देखिए प्र आधा तक, इसकी ई का हो गया आधा य, आधे में एक या हो गया एक, प्रत्येक हलन समझने के लिए लगा रहा हूं, उसमें मतलब समझते जाइए बस। ये आपका ई का उदाहरण हो गया, प्रतिधन आशा प्रत्याशा, प्रतिधन आगमन प्रत्यागमन आदि इसके रूप है, आदि उदाहरण आपको मिलेंगे। अब देखते हैं हम इसकी दूसरा उदाहरण व का, जैसे मधु धन अरि, मधु धन अरि, उ प्लस अ मतलब असमान स्वर, उ प्लस अ,
अब ऊ का क्या हो जाएगा आधा व। दीर्घ में और यण में अंतर है कि उसमें ऊ के बाद ऊ आता था और गुण में क्या था अ या आ के बाद ऊ आता था तो ऊ होता था। यहाँ पे ऊ के बाद अ आ रहा है, जब ऊ के बाद अ आ रहा है तो ऊ का हो जाएगा व। यह ज्ञान संधि नियम संधि के नियम से। अब यहाँ जो बच्चा लिखते हैं म, ये आपका हो गया म, ध का ऊ निकल गया है, ध व्यंजन का अगर स्वर निकल गया तो ध हो गया आधा, आधा ध। इस ऊ का हो गया आधा व, आधा व, उसमें अरी आके मिलेगा, अ गया तो वह हो गया पूरा, री बचा लिख दो मध्वरी, मध्वरी क्लियर। चलिए मधुधन आचार मध्वाचार, इसके आज उदाहरण है, देख लीजिएगा किताब में समझ में आ जाएगा। आपका लास्ट है इसमें ल का उदाहरण। तो ल का कोई उदाहरण नहीं मिलता है, एक उदाहरण है जिसे बताया जाता है ली धन आकृति। और यह उदाहरण भी आपका संस्कृत का उदाहरण है, ली धन आकृति। अब ली क्या है, कोई इसमें स्वर तो है नहीं, जहां पे भी ली आ जाए उसे पूरा स्वर। ली संस्कृत का एक स्वर है, ऐसा नहीं कि ल में ली की मात्रा लगे, ऐसी बात नहीं है, वो ली स्वर है, ली धन आ। अब ली का क्या हो जाएगा आधा ल। तो आगे कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है, वो जो था उसी का आधा ल हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे आधा ल, आधे ल में आ के मिला हो गया ला कृति। चूंकि यह संस्कृत का उदाहरण है, इसलिए कोई शब्द हिंदी में नहीं है, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी समझने के लिए। तीन संधियां कंटिन्यू आपने देखा, एक ही सूत्र जो कि अ था वह घुमा फिरा के आता था। जैसे दीर्घ में आपने देखा कि दीर्घ में आपने देखा कि अ ई उ री री के समान वर्ण आने पे, सवर्णी में समान वर्ण होने पर दीर्घ में बड़े होते हैं। तो अ का आ, अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, री प्लस री बड़ी री। इस तरह सारे उदाहरण आपने देख लिए। दीर्घ में गुण में आपने क्या देखा कि वह जो पहले का अक था, अक का जो अ था वो अलग हो गया। और बोला इक को बोला कि आप पीछे से आओ, अक का मतलब अ निकल गया, पीछे बचा इक, वो बोला इक बाद में आए। तो अगर अ के बाद ई आएगी तो एक हो जाएगा, अ के बाद ओ आएगा तो ओ हो जाएगा, अ के बाद री आएगी तो अर हो जाएगा, अ के बाद री आएगी तो अर हो जाएगा। ये गुण संधि। अ अपना नियम था कि अ अलग हुआ तो बोला कि ई उ री री मेरे बाद आएंगे तो नहीं ए ओ अर कर दिया जाएगा। ठीक, अब तीसरी बार क्या हुआ कि ई उ री री पहले एक तैयार हो गए आगे आने के लिए, एक पहले आ गए, ई उ री री आ गए, प्लस बोलेंगे कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आए, कोई भी अच आए, कोई अच आए। अब इसके बाद इसका क्या हुआ कि ई का यह हो जाएगा, उ का वह हो जाएगा, री का र हो जाएगा, री का क्रमशः जिस क्रम में हम उसी तरह यह व में बदल जाएंगे। तीनों संधियों को आपने देखा दीर्घ गुण या कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे चौथी संधि वृद्धि संधि। चौथी संधि कौन संधि पढ़ेंगे? वृद्धि संधि। चलिए वृद्धि सूत्र है वृद्धि रेच, वृद्धि रेच। रेच मतलब एच प्रत्याहार, एच एच प्रत्याहार कहां है आपका? एच यहां कहां तक है? ए से लेके च तक। एच प्रत्याहार मतलब ए ओ आई आओ, ए ओ आई आओ में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है मतलब ए का आई हो जाएगा और ओ का अ हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है, सब दीर्घ रूप ही है, लेकिन एक का लघु रूप, ऐ को दीर्घ रूप, ओ को लघु रूप, अ को दीर्घ रूप, ऐसा मान लिया जाए तो हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि ए का आई हो जाएगा, ओ का अ हो जाएगा। मतलब ये छोटे भाई हैं, ये बड़े भी भाई हैं, तो छोटे भाई अगर आते हो तो बड़े भाई हो जाएंगे, तो वही ओ के साथ होगा, छोटे भाई आएंगे तो बड़े भाई हो जाएंगे। इस तरह समझ सकते हो। जैसे जैसे आप देख लीजिए, अब ये होता कब है, इसकी एक शर्त है। वृद्धि संधि कहती है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर ए ओ ऐ अब आए तो ए के स्थान पे ऐ हो जाएगा और ओ के स्थान पे अ हो जाएगा।
अगर अय और अव आते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे वन धन औषधि, अ है, अ न में आपका क्या था, न में था आपका अ, प्लस क्या है उ। अब अ के बाद ओ आया है तो क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पे अव हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अव। ठीक है, अब बचा क्या हो जाएगा, वो आधा न और निकल गया, इसका अ और ओ दोनों मिलकर हो गया अव, हो जाएगा अव, बनव सधी, बनव सधी। अब अगर ये वन धन औषधि की जगह वन धन औषधि होता तब भी इसका रूप वही बनता। जैसे वन धन औषधि तो अ धन अ बराबर अव, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, रूप बनेगा वन औषधि। मतलब अ या आ के बाद अगर ए आएगा तो अ हो जाएगा, अगर ओ आएगा तो अव हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, तथा धन एव, तथा धन एव, आ में आ आया है तो आ प्लस ए बराबर आय, बराबर आय। अब यहां बचा क्या, त आधा था, इसका आ निकल गया, आ और ए मिलकर क्या हो गए अय, तो यहाँ पे आया अय, अय वो तथैव। एक धन एक, एक धन एक, एक में आया है अ प्लस ए, अ धन ए बराबर अय, तो हो जाएगा ए आधा क, यहाँ पे बचा था तो ए अ और ए मिला अय बनाए तो हो गया, यहाँ पे आधा क में आय आया तो हो जाए कै, फिर क बचा एकै क। क्लियर, ये आपकी थी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि मतलब अ या आ के बाद अगर ए ओ अ अव आए तो ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे अव हो जाते हैं, और अय और अव आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे जो कहते हैं लिख दिया जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन होता नहीं है, अय और अव ही हो जाते हैं। वृद्धि संधि। अब हम पढ़ेंगे अयाद संधि। अयाद संधि, अयाद संधि, अयाद संधि सूत्र है एचो अयवा याव, एचो अयवा याव। एचो मतलब एच, ए ओ आय अव, ये आपका है एच, एच मतलब ए ओंग आय अवच, एच मतलब ए ओंग आय अवच, तो ए ओ आय अव ये आपका एच है। कारण कि एच का क्या होता है, अय अव आय आव होता है। देखिए अय, ये अवग्रह का है, अय, अय, ए के स्थान पे हो जाएगा अय, ओ के स्थान हो जाएगा अ व, अ व, आय के स्थान हो जाएगा आय, आय, और अव के स्थान हो जाएगा आव, व। हम लेते हैं, यहां से लेंगे अ और आधा य तो ले लेंगे तो आय हो जाएगा, फिर यहाँ पे अ छूट गया तो अ और इसका आधा बोलेंगे तो अ व रूप हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ छूटा है तो आ और आधा ये यहाँ से ले लेंगे तो आय हो गया, फिर यहाँ पे आ छूटा है तो आ और वो ले लेंगे तो आ हो जाएगा। मतलब अय अव आय आ होते हैं। वृद्धि में क्या हुआ था कि अ या आ के बाद आते थे, वृद्धि में क्या था कि अ या आ के बाद आते थे, लेकिन इसमें क्या है ए ओ अय अव पहले आएंगे और बाद में जो है इसका रूप जो है कोई स्वर आएगा तो परिवर्तित होगा। देखते हैं उदाहरण, एक उदाहरण देखिए समझ में आ जाएगा। ने धन अन, ने धन अन, एक ध्यान दीजिए इसमें जो भी ए ओ अय अव आएगा इसका अपना कोई अर्थ नहीं होगा, एक ही शब्द में पो न ए आय इस तरह आएगा, इसका अपना कोई किसी शब्द के साथ नहीं आएगा, किसी संज्ञा के साथ में नहीं आएगा, उसका कोई नाम नहीं होगा। ठीक है, जैसे हिंदी में वो आपका उपसर्ग होते हैं
उपसर्ग उत्तर आएंगे, ये आ जाएंगे, लेकिन उसका अपना कोई असर विशेष नहीं रहेगा। देखते हैं, यहाँ पे है आपका नाम है ए धन अ बराबर, अगर ए ओ अ के बाद कोई स्वर आता है तो ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ए का हो गया आय। अब यहाँ बचा क्या है, न का रूप कितना हो गया, उसका ए निकल गया है, स्वर निकल गया है, तो न व्यंजन में आधा हो गया, आधा हो गया। अब इसका एक बना क्या है, इसका ए बन गया है आय, आय बना है, तो ए जो अ था यहां से चला गया इसमें न पूरा, और उसके साथ जब गया तो यह भी आगे पीछे आधा यह। अब आपका यहां से अ भी इसमें चला गया, यह पीछे चला गया। अब ये पीछे का जो अ है इसमें आएगा, हो जाएगा यह पूरा न, नयन, ये धन अ बराबर है, मतलब ये जो अ है आपका न में चला जाएगा, जो न यहाँ पे आधा बचा हुआ था उसमें आधा यह चला गया, पीछे का यह आधा यहाँ पे रहेगा, उसमें ये वाला आ जाएगा, यह पूरा करेगा, न उसके साथ चला जाएगा, नहीं ना, ठीक है। एक उदाहरण और देखते हैं, से धन अन, से धन अन हुआ क्या, से इसमें आया है ए, धन आया है अ, बराबर इस ए का हो जाएगा आय। अब यहां बचा क्या है, स्वर व्यंजन है, व्यंजन में ये जुड़ा हुआ था, तो अब ए निकल गया तो व्यंजन हो गया आधा, आधा स्वर। अब जो यहाँ से जो बचा वहां ले जाएंगे, तो फिर इसका जो रूप परिवर्तित हो उसे खोजो, तो ये ए है, ए का क्या हो गया है, आय हो गया है, तो अ यहाँ पे जाएगा, आय जाएगा, जब अ जाएगा तो अ चला जाएगा, आधा व्यंजन है तो उसमें पूरा कर देगा, यह स हो गया पूरा। अब यह इसके पीछे चला गया, यह अब इस यह में ए पीछे से अ जाएगा, अ न, सिर्फ इसके आगे वाला रूप परिवर्तित है, पीछे वाला रूप पीछे कार्य करता है, स जाएगा, ठीक है। ये आपका ए का उदाहरण था। अब हम देखते हैं ओ का उदाहरण। देखिए पो, ओ का अपना कोई अर्थ नहीं, इसीलिए मैं पहले बोल चुका हूं, अन, ओ धन अन। यहां पे ओ आया है, ओ प्लस अ बराबर अब यहां बचा क्या, आधा प, आधे प में अ गया तो प पूरा, आधा व, आधे व में अ गया तो व पूरा, न पवन, पवन। भो धन अन भवन, इस प्रकार से जो इसके रूप परिवर्तित होंगे और नए शब्द बनेंगे। चलिए अब हम देखते हैं एक उदाहरण आय का, जैसे न धन इका, आय धन ई बराबर आय, बराबर क्या हो जाएगा, आय, ठीक है। इस ए का हो गया आय। यहाँ बच्चा आधा न, आधे न में आ गया तो ना है, आधा य, आधे य में ई वाला ई गया तो हो जाएगा ई हो गया, फिर का नायिका, नय धन आका है नायक, ठीक है। नय धन एका नायिका, नय धन अका है नायक, ठीक है। सय धन अका सायक, ऐसे रूप परिवर्तित होंगे। अब अव का उदाहरण देखते हैं, अव का उदाहरण देखते हैं। भव धन उक, अव धन उ बराबर अव का हो गया आव, आव हो गया, आधा भ, आधे भ में आ गया तो हो गया भा, है आधा व में उ गया तो हो गया उ, भावुक,
भावुक, भावुक है हो जाएगा भावुक। भव धन उक, औ धन उ बराबर आव हो जाएगा भावुक। ठीक है। पौ धन आक, एक उदाहरण और देखते हैं। पौ धन आक, औ धन अ बराबर अव का आव, आधा प में आ गया पा, आधा व, आधे व में अ गया तो व क पावक, पावक बने अवधि। देखिए अंतर क्या हुआ वृद्धि में और अयाज में, अंतर क्या हुआ? दोनों में एज प्रत्याहार लगा। एज प्रत्याहार अयाज में भी था और एज प्रत्याहार वृद्धि में भी था। जो वृद्धि में एज प्रत्याहार था वो अ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आए थे, अ या आ के बाद आए थे। वृद्धि में क्या था हुआ था? वृद्धि संधि में आपका अ या आ के बाद ए ओ ऐ औ आए थे और हो गया क्या था कि ए के स्थान पे ऐ हो गया था और ओ के स्थान पे औ हो गया था। ये आपका वृद्धि में। और इसमें क्या हुआ कि ए ऐ ओ औ पहले आए थे, बाद में स्वर आया था। अयाज में हुआ कि ए ऐ ओ औ पहले आए थे, बाद में स्वर आया था, तो ए ऐ ओ औ का रूप ऐ औ आया हो गया। इतना अंतर हुआ। यह चीज और ध्यान देने की है कि अब हम जब आगे पूर्व रूप पर रूप पढ़ेंगे, हमें सिर्फ देखना इतना है कि जो यहाँ पे ए ओ औ आए थे, ए ओ ऐ औ जो आए थे वह एक उपसर्गिक थे, उनका अपना कोई अर्थ नहीं था, उन शब्दों का कुछ अर्थ बनता नहीं था। जैसे पौधन का पावक, ने धन अन बराबर नयन, से धन अन बराबर शयन, तो ऐसे आए थे। लेकिन अब हम जब आगे पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी एंग आएगा। एंग मतलब ए ओ आएंगे। आगे हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि, उसमें एंग आएगा मतलब ए ओ आएंगे। लेकिन ए ओ आएंगे तो उसमें क्यों परिवर्तित रूप होता है वो बताया जाएगा। देखते हैं उदाहरण उसका भी, हम एक उदाहरण हम उसका भी देख लेते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि सूत्र है एंग पदांता अदति। एंग मतलब एंग, यहाँ प्रत्याहार से देखिए एंग, एंग मतलब हो गया ए ओ। अब कह रहे ए ओ पद का अंत, ए ओ हो अंत में, लेकिन वो किसके अंत में हो? पद के अंत में हो। जैसे यहाँ पे ए और ओ था, ने था और पो था, तो ने और पो ये कोई पद नहीं थे, ये सिर्फ ऐसे एक उपसर्गिक वाक्यों की तरह से, उपसर्गिक शब्दों की तरह से, मतलब ऐसा इनका अपना कोई अर्थ नहीं था। यहाँ पे क्या है, ए और ओ जो है आएंगे तो किसी पद में आएंगे। कह रहा है कि अगर कहीं ए किसी पद के अंत में हो और उसके बाद अ आता हो तो वह अ क्या करता है? देता है। ठीक है, अ को क्या करता है? देता है। ए ओ पदांत मतलब पदांत ए ओ प्लस अगर अ आए तो अ को क्या करता है? देता है। लेकिन इस तरह अवग्रह का अ बना देता है। जैसे देखते हैं विष्णु, विष्णु धन अ, यहाँ पे वो आया है, यहाँ पे वो आया, दोनों मंत्र क्या है? यहाँ विष्णु, विष्णु भगवान विष्णु का नाम है, संज्ञा है, एक पद संज्ञक वाक्य, एक पद है, एक संज्ञा का पद है और इसके अंत में संज्ञा के पद के ए ओ के बाद अ आता है, तो वह संज्ञा का अगर पद है और उसके पीछे ए ओ आया है और उसके बाद अ आता है तो वह क्या करता है? उस अ को देता है। एंग पद का अंत अदति, एंग पदांत अदति मतलब एंग पद का अंत अ देता है। दत्त मैंने देता है, अदति मैंने अ देता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अब यहाँ हुआ क्या? ओ है और इसके बाद यहाँ अ है, तो एक पद का अंत क्या करेगा? ये ओ पद का अंत का वो है ना, तो इस अ को देगा, लेकिन इस अ को क्या बना देगा? अवग्रह वाला बना देगा। जैसे उससे लिख देते हैं, हो जाएगा विष्णु
धन अव। बात समझ आई? बात समझ आएगी? अब यहाँ पे वही हुआ कि ओ था, लेकिन ओ के बाद उसका रूप अव में नहीं बदला। ओ का अव बदलना चाहिए था, अव नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद अ था तो उस अ को दे दिया। यह ओ में खासियत थी। ये ओ जो था वह जो है कि किसी पद के अंत में आया था। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। हरे धन अव। अब देखिए यहाँ पे ए है प्लस ए, यहाँ पे अ है, ए है प्लस अ है। अब देखिए अब ये कहाँ पे है, इसमें ये देखना कि इसकी खासियत क्या है। ये पद संज्ञक है, एक संज्ञा का ये है, और संज्ञा के पद के लास्ट में ए आया है, इसके बाद अ आया है, तो इस अ को क्या करेगा, अवग्रह का अ कर देगा, ऐसा कर देगा। और अ पढ़ा जाता है, लिखा जाता है इस तरह। अब हो जाएगा ह रे एव, हरेव, हरे। इतना ही डिफरेंट था। मतलब हमें जो है कि अयाज संधि से पूर्व संधि में अंतर इतना मिलेगा। हम यहाँ पे एच को पूरा पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम ए को पढ़ेंगे, ए और ओ को पढ़ेंगे। वो भी ए ओ अगर किसी पद के अंत में हो, जैसे विष्णु और हरे। यहाँ दो उदाहरण दे चुका हूँ। एक था विष्णु का, विष्णु धन अव बराबर विष्णु, विष्णु, ठीक है। यहाँ पे ओ क्या है, पद के अंत में है, पद का रूप है, इसके अंत में है, और अ आया है, तो इस अ का क्या कर दिया है, अवग्रह कर दिया है। इतना ही काम किया है, इस अ का अवग्रह बना दिया है। अब यही चीज यहाँ पे हुआ कि ए क्या है, पद के अंत में आया है, इसके बाद अ आया है, तो उसका अवग्रह कर दिया। इतना ही अंतर है। अगर कहीं पद के अंत में ए और ओ आए, उसके बाद अ आए, तो उसी आपको देता है। अब हम लगे हैं देखेंगे कि पर रूप संधि क्या है। बहुत छोटी संधि है, उसे भी देख लेते हैं। ये आपका पूर्व रूप हो गया, पूर्व रूप हो गया। पदांत ए ओ प्लस कोई अ आए तो उस अ के स्थान पे अवग्रह हो जाता है। आप देखिए। अब देखिए पर रूप संधि। पर रूप संधि में भी सेम वही बात है। एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। एंग मतलब एंग प्रत्याहार, एंग मतलब एंग, एवं। पर रूपम में बात का रूप होता है, ठीक है। देखते अगर ए और ओ के बाद का रूप होता है, अगर ए और ओ बाद के रूप में हो तो उसका वह रूप होता है। लेकिन कब होता है, जब कोई पद के बाद अगर ए ओ आए तो। देखते हैं जैसे जब कोई किसी उपसर्ग जब किसी उपसर्ग के बाद, जब किसी उपसर्ग के बाद ए और ओ आए तो उसके ए और ओ का रूप होता है। जैसे प्रधन एजते, प्रधन एजते, ये प्र उपसर्ग है, इसके बाद ए आया है, तो ए का रूप होगा, हो जाएगा, रूप बनेगा प्रे जते, ठीक। जैसे देखते हैं उप धन ओसति। अगर किसी उपसर्ग के अंत में अ आया है और इसके बाद ए आते हैं तो उसका रूप क्या होता है, ए ओ में होते हैं। इसे उपधन औसत बराबर उपोसति, उपोसति। क्लियर? इस तरह से समस्त रूप बनेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कभी फुर्सत में प्रकृति भाव संधि की। प्रकृति भाव संधि कुछ नहीं, ये द्विवचनात्मक रूप में इसका परिवर्तन होता है। उससे आगे किसी दूसरे टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा, और अगर आपको इसमें किसी प्रकार की परेशानी हो या कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप लोग फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार एक नए मेहमान के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।